हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 7 पे चलने वाली है। चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं। इसके ऊपर क्या पढ़ा था उस क्लास के अंदर उस क्लास में हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या है, क्यों है, किस किस एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सब हम अपनी क्लास 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में जाते जाते मैंने आपको हिंट दिया था अपने क्लास 2 के टॉपिक का। क्या था वो था आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम फोकस कर रहे थे। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप में से किसी ने सर्चिंग की कि क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? की है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं की है तो मैं आपको बताती हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। नाम पहले देखिए आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है इसके बारे में? कुछ इस तरह का काम करना जिससे आपको ईज हो, आसानी हो, क्या करने में? बिजनेस करने में। डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने के अंदर आसानी हो। तो ये जो है एक इंडेक्स बोले तो एक सूची बनाई गई। किसने बनाई? वर्ल्ड बैंक ने बनाई। वर्ल्ड बैंक चाहता था कि मेरी कंट्री के अंदर जितनी भी, मेरी कंट्री नहीं सॉरी, मेरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी एरियाज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो इतना अच्छे से ग्रो करे कि हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसा इंडेक्स बनाया जिसके अंदर उसने उस टॉपिक का नाम दे दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कंट्रीज को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी तभी तो वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करेंगी ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर टोटल कितनी 190 कंट्रीज आई एंड इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने इंट्रोड्यूस किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ इन 2014 यानी कि कुछ याद आ रहा है? 2014 में हमारी गवर्नमेंट बदली थी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, प्यारे प्राइम मिनिस्टर कौन आए थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। तो इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर वेरियस स्टेप्स भी उठाए। सिर्फ ये नहीं कि चलो हम भी एक इंडेक्स का पार्ट बन जाते हैं, ये नहीं, इन्होंने बड़ा वर्क किया इसके ऊपर। क्या क्या वर्क किया है वो तो हम आगे देखेंगे, बट पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं आपको, क्योंकि जो आपको पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलने वाला बट एक्चुअल में ये काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो दो मेजर इनिशिएटिव्स उठाए गए, दैट इज स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो इनका जो एम था वो ये था कि 2025 के अंदर तक हम चाहते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, कम से कम 25% जीडीपी का पार्ट दे। यानी कि जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? 25%। तो यानी कि हमारे जो बिजनेस है वो हाई लेवल पर ग्रो करे, ये हमारे मोदी जी का एम था जब 2014 में इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक्सेप्ट किया, इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री के अंदर। चलो जी, ये तो हो गए दो इनिशिएटिव्स उन्होंने उठाए। काम क्या क्या किए? काम बड़े सारे किए इन्होंने। लीगल रिक्वायरमेंट्स को बहुत इजी कर दिया बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आज के टाइम पे बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही सस्ता, चीपेस्ट है और लेस कंप्लायंट है बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना। कंप्लायंसेस कब बढ़ते जाएंगे? जब आप बिजनेस ग्रो करते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे आपकी कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। इनिशियल लेवल पे आपकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है, इतनी मिनिमम कि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है इजीली। अगर आप और मैं कोशिश करके देखना चाहे कि कंपनी कैसे बन सकती है और आप और मैं इस एज पर भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट लेवल पर भी वो खर्चा अफोर्ड कर सकता है। इतना सस्ता कर दिया इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। सस्ता तो कर दिया, साथ में इन्होंने जो है लीगल कॉम्प्लिकेशंस को घटा दिया। लीगल कॉम्प्लिकेशंस को घटा दिया जिससे कि गलती की गुंजाइश कैसी हो? कम हो, यानी कि लोगों को फ्रॉड करने का मौका भी कम मिलेगा। जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, फ्रॉड नहीं कर पाएंगे तो काला पैसा कहाँ से आएगा? तो इस तरह के कुछ इनकॉर्पोरेशंस के अंदर चेंजेस करके गवर्नमेंट ने है बड़ा इजी सा प्रोसीजर बना दिया जिससे कि हर एक इंसान को मुश्किल ना लगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो हक से आगे बढ़कर आए, जैसे कि ओपीसी 1% कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। 1% कंपनी बोले तो ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर को कंपनी की फॉर्म में। सोल प्रोप्राइटर मतलब जैसे कि अगर गली मोहल्ले के कोने पे अगर किसी ने दुकान खोल रखी है तो उसको भी हम सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, यानी कि अकेला ही बंदा जो काम करता है, सिंगल हीरो, अकेला काम जो करता है, सारी अकेली सारी प्रॉब्लम्स को लड़ता है, हीरो बोलते हैं ना मूवीज के अंदर। वैसे ही सोल प्रोप्राइटर को हमारे देश में इकोनॉमिक हीरो बोला गया है, क्योंकि सारे सोल प्रोप्राइटर्स मिलकर ही बिजनेस को, हमारे जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही एक सोल प्रोप्राइटर्स अपनी लाइबिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए 1% कंपनी बना सकता है। कंपनी का एक की फीचर ये होता है कि कंपनी नाम लगते ही ना आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी बोले तो
अगर आपके बिजनेस में खर्चे ज़्यादा हैं और बिजनेस में इनकम कम है तो क्या होगा, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपके घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, यानी कि आपके घर की जो पर्सनल वेल्थ है वो नहीं बिकेगी। ठीक है, तो कैसे कैसे काम किया इन्होंने काम किया कि सबसे पहले तो 2015 के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इंडिया के अंदर ही था वो प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को क्या नाम दिया, इन्होंने दिया सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने किया कि इन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास ही गए, क्या गए, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कॉर्पोरेट्स को अफेयर्स को कंट्रोल करती है, प्लस कॉर्पोरेट्स के अफेयर्स को सिर्फ मिनिस्ट्री कंट्रोल नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंट्रोल नहीं करते, अदर डिपार्टमेंट्स भी है, जैसे कि कंपनी को इनकम टैक्स के लिए भी तो अप्लाई करना पड़ता है ना, इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी कि आपको पेन 10 लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप कर लिया, उनके आपस के रिकॉर्ड्स को मैच कर लिया, सिन नंबर से मैच किया, अगर कॉर्पोरेट्स है तो सिन नंबर, अगर एलएलपी है तो एलएलपीएन नंबर। अगर आपको इनमें से कोई नाम नहीं भी आता तो उसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर से कहीं लिंकअप नहीं है, बस इस चैप्टर को समझाने के लिए एक बेसलाइन मैं आपको क्रिएट करके दे रही हूँ, क्योंकि ये जो नाम है आपके ये आगे आने वाले आपके लीगल कंसेप्ट्स में इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो आप वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो अगर कोई नाम आपको नहीं समझ में आ रहा है या तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको, अकेले में आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो मुझसे, या फिर आप वेट करें थोड़ा, अंकुर सर के साथ आप ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो एलएलपीएन यानी कि एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एलएलपी के साथ टाई अप होता है, यानी कि जैसे कि आपके पास अगर मैं बोलूँ आपका पैन नंबर आपका यूनिक नंबर होता है, वैसे कंपनी के लिए कंपनी का सिन नंबर, एलएलपी के लिए एलएलपी का एलएलपीएन नंबर होता है। तो इन सारे नंबर से हमने सेंट्रलाइज्ड किया, मतलब एक जगह अगर आप नंबर डालोगे तो ना वो मिनिस्ट्री सारा डाटा चेक कर सकती है, ओएल में क्या चल रहा है। ओएल बोले तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपकी एसेट्स को लिक्विडेट यानी कि बेचने का काम करती है, अगर आप दिवालिया होते जा रही हैं तो, इनसॉल्वेंट होते जा रही हैं तो। लिक्विडेटर का काम ही यही होता है कि कंपनी की एसेट्स को उठा के मार्केट में बेच देना। लिक्विडिटी याद है, कुछ प्लस टू में लिक्विडिटी पढ़ा होगा। लिक्विडिटी क्या है, जब आपकी एसेट से आपकी कैश एसेट से आपके कैश को ड्राइव किया जाए, वैसे ही आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको बेचकर आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ओएल डिपार्टमेंट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो ओएल डिपार्टमेंट के साथ भी टाई अप कर लिया। और बिजनेस में क्या चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, तो बैंक के साथ भी इन्होंने टाई अप कर लिया, यानी कि अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हो तो सर्टेन फॉर्म्स एक ही फॉर्म में डाल दो और आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आपको पैन नंबर मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा, आपका अदर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको एक फॉर्म से मिल जाता है, लेकिन पहले इनकॉर्पोरेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे और उन बहुत सारे फॉर्म्स के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। अब सिंगल फॉर्म है तो सिंगल फॉर्म फाइलिंग के लिए सिंगल फॉर्म फीस आपकी लगती है। ठीक है, तो सिंगल फॉर्म जैसे ही आपका अप्रूव होता है वैसे ही आपके पास क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आता है, इनकॉर्पोरेशन के साथ आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट आता है, जीएसटी के सर्टिफिकेट के साथ आपका पैन या टेन नंबर आ जाता है आपका। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स को डायरेक्टर बनने के लिए उनको भी एक स्पेशल नंबर लेना पड़ता था जिसका नाम होता था डिन। अब इस फॉर्म के अंदर ही डिन नंबर भी आपको मिल जाता है, फॉर्म के अंदर ही सिन नंबर मिल जाता है, यानी कि एक फॉर्म और बहुत सारे काम। ठीक है, एक फॉर्म आपके बहुत सारे काम करके दे देता है। अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपके अलग अलग चक्कर लगाने के लिए टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, तो आपका बिजनेस जो है इजीली इनकॉर्पोरेट होगा या मुश्किल के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, मुश्किल के साथ। पहले के टाइम में जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन होने के लिए 2 महीने लगते थे, आज के टाइम में वही कंपनी 20 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर रेडी हो जाती है। और ये 20 दिन भी मैक्सिमम टाइम है, उससे कम टाइम में ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है। पहले चक्कर इसलिए लगते थे, आपके टाइम ज़्यादा इसलिए लगता था क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एप्लीकेशंस लगानी पड़ती थी। तो जब अलग अलग एप्लीकेशंस आप लगा रही हैं तो उसके लिए अलग अलग ही आपको ध्यान रखना पड़ता था हर ऑर्गेनाइजेशन का। कहीं से कोई जवाब तो नहीं आया, कहीं से कोई चिट्ठी तो नहीं आई, उसको कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए अब मुझसे। इतना आसान नहीं है ना गवर्नमेंट से काम निकलवाना, ये पूरे नहीं थे, ये कागज़ और लेकर आओ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि आज के टाइम कंपनी ने बहुत ईजी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमारे लिए बड़ा ईजी सा कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अभी स्टार्ट करते हैं अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कि क्या बोलता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी थी कि ये इंडेक्स है। किसने क्रिएट किया, ये वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट किया। वर्ल्ड बैंक के अंदर 3 जो है महा इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, दैट इज सिमन डेंचकॉफ, माइकल क्लेन
कार्ले मैकलिश, इन तीनों ने मिलकर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्रिएट किया। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि उन 90 कंट्रियों में से, उन 190 कंट्रीज में से कौन सी कंट्रीज जो है एक्सेल कर रही है। तो हमारी कंट्री ने भी 2014 में अडॉप्ट कर लिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो जब हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, तो हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को रिपील करके कौन आया था? नीति आयोग आया था। नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत ने बोला कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसलिए नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे क्योंकि हमें अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। रैंकिंग बोले तो हमें अपनी पोजीशंस बढ़ानी है, बट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो इंडिया में बिजनेस करना सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हो सकता है हम मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकें, यानी कि जब बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आकर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हो सकता है एफडीआई आ जाए, फॉरेन करेंसी आ जाए, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करने लगे। हम तो इसके लिए कर रहे हैं, हमें रैंकिंग का कोई लालच नहीं है। रैंकिंग होती है आपकी, मैं पहले ही बता देती हूँ वरना आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको दिक्कत होने वाली है। इसके अंदर आप दो चीज़ें पढ़ोगे। दो चीज़ें क्या क्या पढ़ोगे? एक तो आप तो पढ़ोगे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के बारे में, दूसरा आप पढ़ोगे कि आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी और आपका होगा DTF स्कोर्स जो हैं आपके वो इंक्रीज होंगे और रैंकिंग जो है आपकी डिक्रीज होगी। अब जब रैंकिंग डिक्रीज होगी और DTF स्कोर इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि अगर बढ़ रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, घट रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, डिफरेंस क्या है? तो आप इस तरह से समझिए कि आप भी एग्जाम में अपना एग्जाम देने वाले हैं। 200 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 200 नंबर में से अगर आपके आते हैं 100 नंबर तो आपकी रैंक, आपके परसेंटेज कितने बढ़ेंगे? 50% बढ़ेंगे। वैसे ही जब आपके जो है पोजीशंस और आपके नंबर रिवर्स में काम करते हैं। अगर आपके नंबर जितने ज़्यादा होंगे पोजीशन उतनी कम आएगी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन आएगी। सेकंड पोजीशन तो यानी कि फर्स्ट से कम है या ज़्यादा? नंबर में देखो तो ज़्यादा है पहला, फिर दूसरे में तो दो दो होते हैं, लेकिन पोजीशन कौन सी अच्छी है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट पोजीशन अच्छी है। तो रैंकिंग इज योर पोजीशन एंड DTF स्कोर इज योर नंबर, कि जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ही अच्छी रैंक आपको मिलेगी। अगर आप 200 में से 200 अचीव करते हो तो आपकी नंबर 1 रैंक आएगी, फर्स्ट ही आओगे आप अगर सारे नंबर आपने ले लिए तो स्कोर्स डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया अपनी कंट्री पे। जितना आप काम करते हो उससे आपको मिलते हैं DTF स्कोर्स। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस इतना भी याद रखो कि जितने अच्छे स्कोर्स बनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंकिंग होगी। तो स्कोर्स को अच्छा करने के लिए नंबर को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? नंबर बढ़ेंगे तभी स्कोर्स हाई होंगे। अगर आपके 200 के अंदर से 150 नंबर आ रहे हैं तो आपको रैंकिंग अच्छी मिलेगी, या 200 के अंदर से आपके 130 नंबर आ रहे हैं तो आपको रैंकिंग अच्छी मिलेगी। 130 पे रैंकिंग अच्छी मिलेगी या 150 पे? 150 पे रैंकिंग अच्छी मिलेगी। वैसे ही DTF स्कोर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ही आपकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी। और अच्छी रैंकिंग का मतलब होता है डाउन पे आना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 5वें रैंक पे थे और अगर आपके स्कोर इंक्रीज होने के बाद आप 6ठे रैंक पे जाओगे, आप 4थे रैंक पे आओगे, 4थे रैंक पे आएंगे, यानी कि रैंकिंग आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो था इसका बेसिक। थोड़ा आगे देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर हमने किया क्या है। ये जो आपका पर्पल वाला पोर्शन है ये आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये गूगल और अपने इकोनॉमिक टाइम से सर्च किया गया है। काफ़ी न्यूज़पेपर से सर्चिंग करके मैंने इतना कंटेंट निकाला है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि जो रिसेंट वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट 2020 के अंदर क्या बोलता है कि जो हमारी कंट्री है ना, जो पहले 77 पोजीशन पे थी, जो मैंने आपसे बात किया, तो 77 पोजीशन से उछल कर अब 63 पोजीशन पे आ गई है। यानी कि अगर मैं DBR रिपोर्ट की बात करूँ तो हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है? 63rd रैंकिंग है अमंग कितने में? 190 में। यानी कि 190 में से कौन से पोजीशन पर आ चुकी है हमारी कंट्री? 63rd पे आ चुकी है। इंडिया ऑल्सो फिगर्ड अमंग द टॉप 10 परफॉर्मेंस, यानी कि लास्ट 3 ईयर से अगर टॉप 10 परफॉर्मेंस में इंडिया का नाम आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। टॉप 10 परफॉर्मेंस के अंदर आपका नाम आ रहा है और लगातार 3 साल तक नाम आना काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। इंडिया रोज फ्रॉम 130th ओवरऑल इन 2016, यानी कि इंडिया की जो आपकी रैंकिंग है वो 2016 में कितनी थी? 130, और आज कितनी हो चुकी है? आज हो चुकी है आपकी 63 इन 2020, यानी कि पिछले 4 सालों में बहुत मेजर इन्होंने अचीवमेंट किया है इन द बिजनेस इंडेक्स। ये जो आपकी पोजीशन है 63rd पोजीशन, ये लेटेस्ट है जो कि आपकी बुक्स में कवर नहीं है। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो लास्ट 4 ईयर्स में कंट्री ने जो डेवलपमेंट किया है दैट इज 65 पोजीशंस। आपको लर्न तो यही करनी है 65 पोजीशंस वाला, बट एक्चुअल फिगर क्या है? एक्चुअल फिगर है आपका 130 से आप 63rd के अंदर आए हो, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर कितने 67 पोजीशन से जंप कर चुके हो। तो यहाँ पर जो 1-2 नंबर का ऊपर नीचे है आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है। आपको करंट डाटा नहीं, आपको अपनी बुक्स वाले डाटा से ही पढ़ना है।
करंट में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि मार्केट में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है और आपकी बुक्स में क्या है। आपकी बुक्स जो है कुछ टाइम पहले पब्लिश हो चुकी थी और इसी के अंदर से आपका एग्जाम बनने वाला है, तो आपको इसी के अंदर से प्रिपेयर करना है, करंट डाटा से प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, चलो जी। आप ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सारा आपकी बुक के अंदर से है। ये सिर्फ ये जो पर्पल वाला पोर्शन मैंने उठाया था ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने उठाया है, तो इसको सिर्फ आप पढ़िए अपनी जनरल नॉलेज के लिए, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना। ठीक है। इन वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट DBR 2019। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर डेट्स नहीं उठाई हैं आपके बुक्स से। बुक्स के अंदर तो डेट्स हैं ही नहीं, मैंने आपके न्यूज़पेपर से डेट्स नहीं उठाई हैं। ये जो रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्ट पहले बनती है, यानी कि 2019 की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगले साल क्या मेजर्स आपको करने चाहिए, ये नहीं, क्योंकि ये जो पब्लिश होती हैं वो एक साल पहले पब्लिश होती है। यानी कि ये जो DBR रिपोर्ट 2019 है वो आपकी कहीं ना कहीं अक्टूबर 2018 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो 18 के अंदर 19 की रिपोर्ट पब्लिश जब हुई है तो इसका मतलब क्या है, पहले से ही उठाया जाता है कि अगले साल क्या क्या काम आपको करने हैं। अगले साल का आपको एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपको मिलता है जिसको हम DBR रिपोर्ट बोलते हैं। तो इन DBR रिपोर्ट 2019 में जब हम आई थी तो हमारी जो पोजीशंस थी इस रिपोर्ट के अंदर हमारा पास्ट ईयर का डाटा भी लिखा हुआ था। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इंडिया ने 23 पोजीशंस जंप की, यानी कि 2017 के अंदर हमारे पास कितनी पोजीशन थी, 100 पोजीशन थी, और 2018 में कौन सी पोजीशन में हम आ गए, 77 पोजीशन पे आ गए, यानी कि 100वीं पोजीशन से 77 पोजीशन पे हमारा DTF स्कोर इतना बढ़ाया हमने कि अब हम 77वीं पोजीशन होल्ड करते हैं वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स के अंदर। यानी कि ऑन एन एवरेज हमने 23 रैंक का डिफरेंस पार किया है, जो कि बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट है। और कहीं ना कहीं अगले साल उस 23 को, यानी कि 2018 के बाद 2019 के अंदर आने के बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको 30th प्लेसेस से चेंज कर दिया, यानी कि 77 से भी और डिक्रीज होकर अब हमने 7 पोजीशन और 70th पोजीशन कहीं ना कहीं हमने होल्ड की। और 2020 आते आते हम वो कौन सी पोजीशन पे आ गए, हम 63rd पोजीशन के अंदर आ गए। ठीक है, तो ठीक है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक बाय 53 पोजीशंस इन द लास्ट 2 years। अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो हमने 53 पोजीशन से अपनी पोजीशंस को इम्प्रूव किया है मार्केट से। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं हम आगे क्या बोलते हैं कि जो डूइंग बिजनेस असेसमेंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रोवाइड करती है अक्रॉस 190 इकोनॉमीज, यानी कि 190 कंट्रीज। इकोनॉमीज मतलब कंट्रीज, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज की बात हो रही है, इसलिए 190 इकोनॉमीज के अंदर हमें 10 पैरामीटर्स टोटल दिए गए हैं। वो 10 पैरामीटर्स क्या है हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो टोटल 10 एरियाज हमें दिए गए। पैरामीटर्स अगर मैं बोलूँ तो एरियाज की बात कर रहा है कि इन एरियाज में अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे तो आपका स्कोर्स बढ़ेगा, स्कोर्स बढ़ेंगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो टोटल 10 पैरामीटर हमें दिए गए जिससे हमारी रैंकिंग जो है इंक्रीज होने वाली है। तो जो DBR रिपोर्ट है ना, रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ DTF, मैंने आपको पहले बताया था DTF क्या है, आपके स्कोर्स हैं। अगर मैं DTF को डिफाइन करूं तो F इज फॉर द फ्रंटियर। फ्रंटियर को अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग लूँ तो बाउंड्रीज होता है। अगर आप इसको इस तरह से डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू बाउंड्रीज ऐसे कुछ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। DTF जो यहाँ पर यूज हुआ है, DTF एक डिस्टेंस यानी कि गैप बताता है। यहाँ पे फ्रंटियर का मतलब हमने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से लिया है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही है ना वो हमें अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करनी है। तो हम अपनी इकोनॉमी में बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करने से कितना दूर हैं उसके बेसिस पे ये स्कोरिंग की जाती है। साधारण भाषा में बोलूँ तो हमने कितनी अच्छी प्रैक्टिसेस अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे हमारे स्कोर्स को बढ़ाया जाता है। तो इंडिया का जो स्कोर है लास्ट ईयर 67.23 से बढ़कर, मतलब इतना इंप्रूव हुआ, 67.23 हो गया और पहले कितना था 60.76 था, यानी कि 60.76 से बढ़कर कितना आ चुका है 67.23। इसी के बेसिस पे हमारी रैंकिंग जो है इंक्रीज होकर हमारी रैंकिंग कितनी हो चुकी है आज की डेट में 63rd रैंकिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है सर। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंक्स इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स। टोटल 10 इंडिकेटर्स दिए हैं, उस 10 में से 6 के अंदर हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। एंड हैज़ मूव टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि और उन 6 एरियाज में जो हमारा शानदार परफॉर्मेंस रहा है वो कहाँ जा चुका है, अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस बन चुका है। On 7 out of 10 indicators, but the most dramatic improvements has been registered in the indicators relating to construction permits and trading across borders। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हमने कमाए हैं ना, या फिर सबसे ज़्यादा जो फेम हमने कमाया है वो 2 सेक्टर में कमाया है। कौन कौन से वो 2 सेक्टर हैं आपके,
कंस्ट्रक्शन परमिट्स और ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, बिल्डिंगें बनाना, उस बिल्डिंग बनाने के अंदर क्या क्या काम, जब आपको बिल्डिंगें बनानी होती हैं तो आपको डिज़ाइनर से, आर्किटेक्चर से अपना जो है डिज़ाइन पास करवाना पड़ता है। डिज़ाइन पास करवाने के लिए जो टाइम है या फिर जो परमिशन, वहाँ से परमिशन लेटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग चाहिए होती है, तो उसके टाइम को रिड्यूस करने में बड़ा काम किया है हमारी कंट्री में। रेरा के अंदर रियल एस्टेट एक्ट एक पास किया गया, जिसको रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो उस एक्ट के अंदर बहुत सारे टाइम बाउंड बैनर बना दिए गए इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, जिससे जो हमारा काम है वो स्पीडी हो जाए। रेरा में बड़े स्कैम चल रहे थे लास्ट टाइम, काफ़ी साल पहले से काफ़ी स्कैम चल रहे थे। लोग प्लॉट्स ब्लॉक कर देते हैं, बुक कर देते हैं, लेकिन उनको डिलीवरी नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए रेरा बनाया गया। रेरा भी रिसेंटली बना है, आपका 2016-17 के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस रेरा के अंदर आपके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए और बहुत अच्छा एक्ट आया था। बिलीव मी, अगर आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, फाइनल के अंदर थोड़ा सा आपका आएगा रेरा के अंदर, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्शन परमिट्स के टाइम को आपका कम किया गया, यानी कि जो आपके 6-6 महीने लग जाते थे कंस्ट्रक्शन परमिट आने में, उसमें अब बहुत ही कम टाइम लगेगा, महीने या फिर कुछ दिनों के अंदर आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि अपने जो FDI की पॉलिसीज़ हैं, या फिर आप यहाँ से जाकर बाहर के देश में अगर बिजनेस करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको काफ़ी सहूलियत दी गई। तो देखते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो कैसे इंप्रूव हुई। कंस्ट्रक्शन परमिट में अगर मैं इंडिया की रैंकिंग की बात करूँ तो 2017 में वो रैंकिंग कितनी थी, 181 थी, और उसके बाद 2018 में वो रैंकिंग हो गई 52, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ 1 to 9 रैंक्स इन अ सिंगल ईयर। मैं यहाँ पर आपको करंट डाटा इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतने सारे फिगर्स याद करने में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग डाटा है आप सिर्फ वही याद करें, ठीक है। इन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड रैंक इम्प्रूव बाय 66 पोजीशन, मूविंग फ्रॉम 146 इन 2017 टू 80 इन 2018, यानी कि 2017 में कितनी पोजीशन थी आपकी, 146, जो कि कम होकर कितनी हो गई, 80 इन 2018। अच्छा, रैंक कम होना मतलब आपके स्कोर बढ़े या कम हुए, स्कोर्स बढ़े होंगे आपके, ठीक है। तो इन दो एरियाज के अंदर हम लोगों ने मेजर परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। 10 में से टोटल 6 में तो हम लोगों माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी, जिसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी खिताब मिला। उसके अंदर से 7 इंडिकेटर्स ऐसे हैं, 7 इंडिकेटर्स के अंदर भी 2 मेजर थे हमारे पास, कंस्ट्रक्शन परमिट्स और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ये 10 इंडिकेटर्स, 6 इंडिकेटर्स कौन कौन से ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उन 6 इंडिकेटर्स में जहां पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा वो कौन कौन से थे, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन परमिट, फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग क्रेडिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सब के मतलब समझ लेते हैं, इन 6 इंडिकेटर्स के नाम क्या है। कंस्ट्रक्शन परमिट यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में परमिशन से रिलेटेड चीज़ों पे काम करेगा ये। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की पॉलिसीज के ऊपर काम करता है कि कितना आप फ्रीडम प्रोवाइड करते हो, कितने लोग आपके देश में आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं, तो दैट इज ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। तो जब भी हमारे मोदी जी हैं जो इधर उधर घूम रहे थे, अलग अलग देशों के अंदर घूम रहे थे, जब हम बोलते थे कि मोदी जी तो फ्लाइट मोड पे हैं, तो वो क्या करते थे, वो करते थे कि देश विदेश के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते थे, ताकि वो लोग हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर सके। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर बढ़ाने पर उन्होंने ध्यान दिया, और देखो इसके अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, 146 से उठकर ये मेजर्स कहीं ना कहीं 80 पर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टार्टिंग बिजनेस। स्टार्टिंग बिजनेस मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने पे भी ऑल्दो इन्होंने बहुत वर्क किया है, बट उतनी इनको बेनिफिट्स यहाँ नहीं मिले जितने कि कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग अक्रॉस में मिले थे। 156वीं रैंकिंग से ये 137th रैंकिंग पे आ गए, फिर भी इन्होंने 90 रैंकिंग का चेंज जो है दिखाया है इसमें। गेटिंग क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है, लोगों को क्रेडिट के लिए कोई रोना तो नहीं पड़ता, क्रेडिट उन्हें टाइम से मिल जाता है या नहीं मिल जाता, तो इस चीज़ के लिए भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ में भी काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। उसके बाद है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपके एरिया के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने अच्छे से आप लोगों को मिल रही है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा मेजर जो काम किया था वो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था, वो याद है आपको, केजरीवाल जी ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी थी लोगों के लिए, 150 वॉट तक की अगर आप कंजम्पशन करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री हो जाएगी, तो वहाँ से हमारी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आया था। तो यहाँ पर जो मेजर काम है वो दिल्ली के अंदर हुआ था गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बोले तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वादा होता है जो निभाना ज़रूरी होता है।
अगर नहीं निभाओगे तो आपके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस लगेंगे। लीगल इम्प्लीकेशंस मतलब कोर्ट में जाकर वो बंदा आपको श्यू कर सकता है मतलब कोर्ट में घसीट सकता है, फिर जज देखेगा और आप देखोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वादा है जिसके ऊपर लॉ की पकड़ है, यानी कि अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाओगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है या फिर आपको हैवी फाइन पे करना पड़ सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा वादा जो निभाना जरूरी है, निभाना ही पड़ेगा। तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट को कितने एनफोर्स करवाए? क्या आपके यहाँ पर फ्रॉड केसेस तो ज़्यादा नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अपने लीगल एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन यहाँ डाला गया। इसके लिए यहाँ पर इसको इंडिकेटर बनाया गया ताकि आपके लीगल जो राइट्स हैं या फिर आपकी कंट्रीज में जो है लीगल राइट्स कितने सिक्योर्ड हैं लोगों के, क्योंकि जो भी बिजनेस करता है वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको आए दिन नए नए कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या रह गई? कॉन्ट्रैक्ट तो इसीलिए बनाया जाता है ना कि अगर आपने गलती की तो सामने वाले को उस गलती के लिए सजा मिलेगी, लेकिन सजा ही नहीं मिल रही है भाई, एनफोर्स हो ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्यों है? रद्द कर दो उसको। उस एक लॉ को और पढ़ना पड़ता है हमें फालतू में। तो इसके ऊपर भी काम किया गया ताकि हमारा लीगल एनवायरनमेंट कैसा हो? स्ट्रेंथन हो। ठीक है, ये 6 मेजर इंडिकेटर्स हैं जहां पर हमारी कंट्री एक्सेल कर रही है और सभी कंट्रीज से। इसी की वजह से हमारे जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। रैंकिंग में अगर आप चेक करो, कंस्ट्रक्शन में 181 से कितनी हो गई? 52 हो गई। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में 146 से कितनी हुई? 80 हो गई। स्टार्टिंग अ बिजनेस में 156 से कितनी हुई? 137 हुई। गेटिंग अ क्रेडिट में 29 से कितनी हो गई? 22 हो गई। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 29 से 24 हो चुकी है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में 164 और 163 हो चुकी है। अगर ओवरऑल रैंकिंग में आपको 100 में से मार्क्स दूँ इसके अंदर, यानी कि वर्ल्ड बैंक इंडेक्स का ये जो डाटा है उन्होंने 100 में से हमारी कंट्री को 77 मार्क्स दिए, यानी कि ऑन एन एवरेज आपने 23 पोजीशंस को चेंज किया है। ठीक है, इस 6 इंडिकेटर्स के मिलने के बाद जो हम लोगों के और तारीफें मिली, यानी कि स्पेसिफिक तारीफें मिली, वो स्पेसिफिक तारीफें क्या हैं? हमें टॉप इम्प्रूवर बोला गया, यानी कि इस ईयर में आप जो हैं टॉप इम्प्रूवर रहे हैं फॉर द ईयर। दिस इज द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर फॉर विच इंडिया हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर, यानी कि ऐसा दूसरा साल है जब आप टॉप इम्प्रूवर की लिस्ट के अंदर आप आए हैं। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स बोले तो ब्रिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आपकी इन्वॉल्व है जो कि टॉप मोस्ट कंट्रीज है या फिर जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं आपके यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा एक ऐसी साउथ एशियन कंट्री है टू बी रिकॉग्नाइज एज टॉप इम्प्रूवर इन द कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब 2 लगातार सालों से टॉप इम्प्रूवर आ रही है। पहली है ब्रिक्स के अंदर और साउथ एशियन की पहली कंट्री है। ठीक है, इंडिया, और ये अपने आप में ही बड़ी अचीवमेंट की बात है पूरे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर पहले नंबर पर आना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट इन 2 ईयर्स, और लास्ट के 2 ईयर्स के अंदर भी हम लोगों की हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट रही है बाय एनी लार्ज कंट्री सिंस 2011। अगर 2011 से भी चेक करें, यानी कि वर्ल्ड बैंक इंडेक्स तो बहुत टाइम से चल रहा है ना, अगर 2011 के बाद भी देखें, हमने तो स्टार्ट ही 2014 में किया था, उसके बावजूद इंडिया जो है हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट कंट्री रही, यानी कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है इसके अंदर। और 2014 के बाद से अब तक कितनी टोटल 53 पोजीशन के अंदर इसने सुधार लेकर आया है। As a result of continued performance, India is now placed at first position among South Asian countries as against 6th in the 2014. साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर हम 6ठी पोजीशन पे थे 2014 में। आज की डेट में हम पहली पोजीशन होल्ड करते हैं। कहाँ पर? साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। हमारी इंडिया भी एक एशियन कंट्रीज है ना, तो उसके लिए साउथ एशियन कंट्रीज में इसको नंबर 1 पोजीशन दी गई है। ठीक है, अब वो जो इंडिकेटर्स थे हमारे पास उसके अंदर पहला कौन सा था? कंस्ट्रक्शन परमिट। अब कंस्ट्रक्शन परमिट के अंदर अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो हमारे परफॉर्मेंस है 2 एरियाज में डिवाइड किए गए हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई के एरियाज के अकॉर्डिंग ही हमारे जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। दिल्ली जो है हमारी इंडिया की कैपिटल है, इसलिए कैपिटल को देखकर वो मानते हैं कि जब कैपिटल में ये चेंज आया है तो कंट्री में कहीं ना कहीं ये चेंज आया होगा। एक तो कैपिटल और एक हमारी फाइनेंस कैपिटल, 2 के डाटा को उठाया गया यहाँ पे, दिल्ली और मुंबई। तो प्रोसीजर्स की अगर लिमिट देखें कंस्ट्रक्शन परमिट्स की, तो प्रोसीजर हमारे 37 से 20 हो चुकी हैं, यानी कि पहले अगर हमें 37 प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे तो 37 में से कितने घटा दिए? 17 प्रोसीजर घटा दिए। कहाँ? मुंबई के अंदर। 24 से उठकर वो 16 हो गए हैं। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। यानी कि दिल्ली में ऑलरेडी मुंबई से कम प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे हमें, बट अब उसको और रिड्यूस कर 16 कर दिए गए हैं। अब आप सोचोगे जब रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर कम कर दिए जाएंगे तो देश का भला कैसे होगा?
कानून तो आपको कम कर दिए आपने। तो यहाँ पर जो ये 20 प्रोविजंस अब नए बनाए गए ना, इनमें सर अमेंडमेंट इतनी मेजर है ना कि आप यहाँ पर बच नहीं सकते। जो 17 प्रोविजंस आपको अलग पढ़ने पड़ते थे, उन 17 प्रोविजंस को निचोड़ कर इन 20 के अंदर अमेंडमेंट कर दी होगी। रेरा जो आया ना, वो महा रेगुलेशंस आई है कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए। तो अब इतनी रेगुलेशंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 20 है ना, ये बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि चाहे एक काम करो, लेकिन एक इतने से अच्छे करो कि 10 की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये जो 20 रेगुलेशंस है, 20 प्रोसीजर है, ये बहुत अच्छी हैं, इतने अच्छे हैं कि अब हमें 37 की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम रिड्यूस, अगर परमिशन लेने में पहले 128 दिन लगते थे, 128.5 यानी कि 128 और आधा दिन और, तो अब वो दिन घटाकर कितने कर दिए गए हैं, 99 कर दिए गए। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 157.5 दिन लगते थे अगर पहले, ये मैक्सिमम एवरेज की बात है, 291 डेज कर दिया गया। जरूरी नहीं कि इतने ही दिन लगेंगे, मैक्सिमम टाइम उन्होंने ले लिया कि इतना टाइम अगर लगता था तो उससे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम अब कितना लगता है, 91 डेज लगते हैं। ठीक है। बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए गए। अगर क्वालिटी कंट्रोल आपका इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा 12 से 14 हो गया मुंबई के अंदर और 11 से 14 हो गया दिल्ली के अंदर। क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो आपकी बिल्डिंग अच्छी होगी, नींव अच्छी भरोगे तभी तो बिल्डिंग सही खड़ी रहेगी आपकी। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए जो आपके चार्जेस हैं वो बहुत हाईली कॉस्ट आपकी रिड्यूस की गई, 23.2% से 5.4% तक रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है। DTF स्कोर जो है आपका वो इम्प्रूव हुआ। क्या बताया था, स्कोर कम होगा या ज़्यादा होगा? स्कोर हमेशा ज़्यादा होगा। तो वो कितना हो गया आपका 38.80 से 73.81 हो चुका है। ठीक है। चलिए जी, ये था आपका कंस्ट्रक्शन परमिट्स के बारे में। उसके बाद है आपका ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में जाकर बिजनेस करेंगे। जब एक देश से दूसरे देश में जाकर बिजनेस करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के कंप्लायंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस और बॉर्डर कंप्लायंस। बॉर्डर कंप्लायंसेस मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सीमा के अंदर हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें पहुंचाने पड़ेंगे उन तक। तो दिल्ली और मुंबई इसमें भी दो डाटा हमारे पास दिए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंस की बात करें, डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें, तो पहले हमें लगते थे 58 घंटे और उसकी जो कॉस्ट आती थी डॉलर्स में आती थी $140। 2018 के अंदर ऐसे मेजर्स लेके आए कि डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, यानी कि जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया गया। तो कितना टाइम लगता है उन डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस को करने के लिए, 25 आवर्स, और कॉस्ट कितनी लगती है, 100। वैसे ही अगर मैं बॉर्डर कंप्लायंसेस की बात करूं तो बॉर्डर कंप्लायंसेस में 2017 में कितना टाइम लगता था, 262 घंटे, और कॉस्ट लगती थी आपकी $550। वैसे ही 2018 में जो आपके इम्प्रूव किया गया वो क्या हुआ, उसके अंदर आपका 92, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है वो कितने लगता है, 92 आवर्स, और जो कॉस्ट लगती है वो कितनी है, 323 आवर्स। ठीक है। ये तो काम हुआ इंपोर्ट का। इंपोर्ट में हमारी कंट्री जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अभी भी है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे देश से सामान मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या हमारे देश में था नहीं क्या? अगर था तो यहाँ से क्यों नहीं परचेज़ किया, वहाँ से क्यों परचेज़ किया? अच्छा था। तो इम्पोर्ट करोगे तो अब हमें करेंसी देनी ही पड़ेगी, करेंसी देनी पड़ेगी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। तो इस वजह से इंपोर्ट के रेगुलेशंस एक्सपोर्ट से थोड़ा सा हैवी हैं हमारी कंट्री में। वैसे ही हर कंट्री के इंपोर्ट रेगुलेशंस जो हैं थोड़ा हैवी होते हैं और एक्सपोर्ट जो हैं थोड़ा सा फ्री होते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा जाए, जिससे कि वहाँ का पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर पहले लगते थे 21 घंटे का टाइम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अब लगता है 6 घंटे का टाइम। डॉक्यूमेंट्री कॉस्ट पहले होती थी $90, अब होती है $80। बॉर्डर कंप्लायंसेस के लिए पहले टाइम लगता था 125 घंटे, जो कि अब लगता है 77 घंटे। पहले कॉस्टिंग थी हमारी $413, अब जो कॉस्टिंग है हमारी वो कितनी है, $253। मुंबई के अंदर पहले इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस में कितना टाइम लगता था, 2017 में लगते थे 65 घंटे, जो कि घट कर कितने हो गए, 35 घंटे। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, पहले लगते थे हमारे पास $129, जो कि घटकर कितने हो गए, $100। ऐसे ही बॉर्डर कंप्लायंसेस के अंदर टाइम की बात करूं मैं, 267 घंटों से कितना रिड्यूस हुआ, 102। जितने फिगर्स हैं ये आप मेरे साथ रिपीट कर लेना वरना याद नहीं रहेंगे। कॉस्ट है वो कितना हो गया, 536 से घटकर कितना हो गया, 340। वैसे ही एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस की बात करें, टाइम जो है 58 से घटकर कितना हुआ, 24। कॉस्टिंग जो है $94 से घटकर कितनी हुई, 75। बॉर्डर कंप्लायंसेस के अंदर 85 घंटों से टाइम कट के कितना हुआ, 54 घंटे, और कॉस्टिंग कितनी हुई, 348 से घटकर
$250 तक की कॉस्टिंग इसकी घट चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली। और जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था वो इंस्पेक्शन पहले बहुत कड़ी करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो, उसके बाद जो आपका सामान आता है उसकी इंस्पेक्शन होती है, और इंस्पेक्शन बहुत कड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन में आपको कुछ राहत दी गई है। ठीक है, और ई संचित अलाउज ट्रेडर्स टू फाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप लोगों को हर डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में जाकर जमा करवाना होता तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा लगता। इलेक्ट्रॉनिकली में तो क्या है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और फटाफट फाइल कर दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल करो तो बिल्कुल ईजी है। जब इलेक्ट्रॉनिकल फाइल करोगे तो कॉस्ट अपने आप कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, पहुँचाने तक की कॉस्ट, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने की कॉस्ट, डॉक्यूमेंट्स के पोस्ट करवाने की कॉस्ट, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री कॉस्ट भी आपकी कम होती है। तो टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड, और टाइम को भी घटाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग बिजनेस में क्या किया, स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर भी आपके प्रोसीजर्स घटाए गए। 11 से 10 कर दिए दिल्ली के अंदर, 12 से 10 किए कहाँ पर, मुंबई के अंदर। टाइम कितना रिड्यूस कर दिया, 30 से 16 दिन रिड्यूस कर दिए दिल्ली के अंदर, और 29.5 से 17 दिन कम कर दिए। मतलब 29.5 से अब कितने हो गए, 17 दिन हो गए कहाँ पर, मुंबई के अंदर। पेन 10 दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले अलग से अप्लाई करना पड़ता था, बट एक फॉर्म आया मास्टर फॉर्म, मास्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। मास्टर फॉर्म याद करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि मास्टर की के नाम से इसको याद कर लेना। मास्टर की एक ऐसे ताले की चाबी होती है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। वैसे ही एक स्पाइस जो है आपका मास्टर फॉर्म है। मास्टर फॉर्म मतलब जितने भी आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट चाहिए सारे मिल जाएंगे आपको। मास्टर की, सारे ताले खुल गए। मास्टर फॉर्म मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे सर्टिफिकेशन आपको मिल गए। तो पेन 10 दिन नाउ मर्ज्ड विद स्पाइस मेकिंग इट अ सिंगल फॉर्म फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। सिंगल फॉर्म यानी कि एक मास्टर फॉर्म बन चुका है। अब स्पाइस को हटकर भी जो करंटली हमारे पास स्पाइस प्लस प्लस आ चुका है। स्पाइस जो है ओल्डर वर्जन है, इसमें भी और इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी है। स्पाइस प्लस प्लस आ चुका है। स्पाइस प्लस प्लस के अंदर आपको ये बेनिफिट्स हैं कि आपको बैंक अकाउंट भी इसी के अंदर खुलकर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइस प्लस प्लस अब अपडेट हो चुका है। और क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इन मुंबई। मुंबई के अंदर बोला गया कि जब आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एक मिनिमम मैनेजमेंट क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 5 मेंबर्स आपके पास काम करने चाहिए। अब वो अपडेट होकर शायद 10 के अराउंड हो चुके हैं कि 10 मेंबर अगर आपके पास जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप एक एस्टैब्लिशमेंट है या आप एक शॉप है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। तो उस टाइम पर ना जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, छोटी छोटी दुकानें थी, वहाँ पर इंस्पेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते थे, जिससे जो ऐसे लोग थे जो एक्चुअल में भले लोग थे ना, उनको बड़ी परेशानियाँ होती थी। तो यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर थोड़ा कंपल्सरी नहीं किया गया। ये बोला गया कि बाद में अगर किसी से कंप्लेंट आती है तो उस टाइम पर इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर इम्प्रूव फ्रॉम 75.40 टू 80.96। स्कोर्स डीटीएफ क्या दिखाते हैं, आपके स्कोर्स दिखाते हैं। स्कोर्स बढ़ेंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, या स्कोर्स घटेंगे तो बढ़ेंगे। तो 75.40 से आपके कितने हो गए, 80.96 का स्कोर आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद है एक्सेस टू क्रेडिट। एक्सेस टू क्रेडिट मतलब आपको क्रेडिट कितना मिलेगा। क्रेडिट के लिए आपकी जो रैंकिंग है वो 29 से 22 तक इम्प्रूव हुई है। ये लास्ट ईयर 2017 और 18 के डाटा हैं आपके पास। डीटीएफ इम्प्रूव फ्रॉम 75 टू 80, आपके स्कोर भी 75 से 80 तक इम्प्रूव हो चुकी हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लीगल राइट इंडेक्स इम्प्रूव फ्रॉम 8 to 9, यानी कि जो लीगल राइट्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट अगर आप लोगे तो क्रेडिट में आपको लॉ कितना हेल्पफुल करता है, यानी कि जब आप क्रेडिट दोगे किसी को तो आप उससे वापस लेने के भी हकदार हो, उसके लिए आपको बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ के अंदर जितने आपके लीगल राइट्स हैं वो भी इंप्रूव हुए फ्रॉम 8 to 9, यानी कि उसकी भी आपकी रैंकिंग स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं। Secured creditors will now be repaid first during business liquidations, hence given priority over claims। और secured creditors जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड की थी, तो जिनको मतलब जिन्होंने लोन देने से पहले बहुत ही अपने आप को लीगली सिक्योर कर लिया था, उनको पेमेंट फर्स्ट होगी, यानी कि आपके लीगल राइट इंप्रूव हो गए। और जिन्होंने अपने आप को लीगली सिक्योर नहीं किया था उनकी पेमेंट लास्ट में होगी। जो बचा खुचा माल होगा वही उनको मिलेगा। लास्ट पेमेंट में तो यही होता है ना, पहले सारी पेमेंट उसको दे दी, अब लास्ट में पेमेंट कम बचो ज़्यादा बची तो वेल एंड गुड, कम बची तो आपको कम में सेटल करना पड़ेगा। आपकी गलती है, आपने पहले अपने आप को लीगली इम्प्रूव क्यों नहीं किया, लीगली सिक्योर क्यों नहीं किया। ठीक है, वैसे ही एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है, इसके प्रोसीजर्स जो है 5 से घटकर कितने हो गए, 3 हो गए कहाँ पर, दिल्ली में, और 5 से घटकर 4 हो गए कहाँ पर, मुंबई में। और डीटीएफ की जो रैंकिंग इंप्रूव हुई वो कैसे हुई, 85.21 से इंप्रूव होकर कितनी हो गई, 89.15। ठीक है,
तो ये टोटल जो है आपके ये 6 मेजर्स जो हैं आपको मिले गए हैं इसके साथ। इसी मेजर्स के साथ आज का टॉपिक जो है हम खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे और रैंकिंग के साथ हम लोग आएंगे, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आपका एक शॉर्ट था इन 6 रैंकिंग्स के बारे में, अभी हमें 10 रैंकिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो ठीक है, इन 6 रैंकिंग के बारे में आप डिटेल में पढ़िए, जितना इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। इस पीडीएफ को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर डाटा जो आपकी बुक्स में नहीं है वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि डाटा जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू ही आपके क्वेश्चंस में आने वाली हैं। तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।